कई जन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि पैसा, पावर, मनी, गेम। आपका क्या उद्देश्य था राजनीति में आने के पीछे का? कहने का तात्पर्य लोग राजनीति में आके एक का कई अनेक बना लेते हैं। मेरे साथ वैसा नहीं है। साफ़ सुथरी छवि है, सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ। तो कितना चुनौती आपको लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को बेदाग रखने के लिए राजनीति में? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। संघर्ष की आवश्यकता नहीं, कारण कोई नहीं। भाई बड़ा साफ़ सुथरा है, स्वच्छ छवि है। कि कौन कौन से क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है जिसकी वजह से आपको ये सम्मान दिया गया? देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मेरे नाम से 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। तो 22 आपके पास रिकॉर्ड शामिल हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा है जो आपको लगता है कि मेरे दिल को छू गया, शांति मिली मन को? उसके बाद में जब देखा मेरे को मालाएं बनी है तो मेरे को आंखों में आंसू आ गए। और आज जहां आप हैं, अपने आप को कितना सेटिस्फाइड मानते हैं आप? सेटिस्फेक्शन का लेवल अगर आप पूछेंगे तो मुझे 100% है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक यूनिक काम है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करें उनके जीवन के सफर और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है वे बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोकेश कावड़िया जी की, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष है। भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग पदों पर भी रहे, इस पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत करेंगे सर, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कौन है लोकेश कावड़िया जी? लोकेश कावड़िया अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का नाम है। पार्टी में लगातार उम्र से ही, चूँकि पिताजी विस्तारक के रूप में रहे और उसके बाद में संघ से जुड़ते गए, RSS के अंदर मेरा काफ़ी प्रशिक्षित भी हूँ मैं। और उसके बाद में स्कूल कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में जब रायपुर में आया तो फिर पार्टी के और संघ के काम से जुड़ गया। अपना खुद का व्यवसाय है। मेरी 3 इंडस्ट्री हुआ करती थी और 3 इंडस्ट्री में पार्टनरशिप थी। उसके बाद में कुछ ऐसा योग संयोग बना के मुझे 1994 में पार्टी ने पार्षद की टिकट दी। मैं कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी मेरी, पर वो बोले नहीं, आपके घर से ही लड़ना है, किसी को भी। महापौर आपके यहाँ का है, पूर्व महापौर SR मूर्ति थे, बोले इनको हराना ज़रूरी है, इसलिए आपको लड़ना है। मैंने डॉक्टर साहब, छोटा ब्रदर डॉक्टर है, उसको बोला तू लड़ ले। वो बोले मेरी प्रैक्टिस चौपट हो जाएगी, मैं नहीं लड़ता। माताजी को कहा तो माताजी विश्व हिंदू परिषद की अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टी रही, तो वो बोली नहीं, मेरे को राजनीति में नहीं आना। ठीक है, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, दे देंगे। और भाग्य से कहें कि मैं पार्षद चुनाव लड़ा, रिकॉर्ड मजे से जीते और हाईएस्ट वोट से चुनाव जीता। हमारे सारे बड़े पदाधिकारी बीजेपी के सब चुनाव हारे और मैं तो नया था, जीत गया। उसके बाद मुझे नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दिया पार्टी ने और संगठन ने काफ़ी जवाबदारियाँ दी। उसके बाद में लगातार मैं कोई न कोई पद के ऊपर लगातार बना हुआ हूँ। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता था मध्य प्रदेश के समय में, और उसके बाद में बढ़ते बढ़ते NGO प्रकोष्ठ का दायित्व पार्टी ने दिया। उसके अंदर काम किया मैंने। हर बार कुछ अनूठे काम करने की एक मानसिकता है, वो काम करता रहा मैं। और उसके बाद में मैं सेवा के क्षेत्र में भी लगा रहा। महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मैं आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव हूँ और बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे काम कर रहा हूँ। अभी तक 42,000 से ज़्यादा लोगों को मैंने स्वरोजगार के अंदर लगा रखा है। ये हमारी टीम वर्क है, जिसमें 12,000 से ज़्यादा दिव्यांगजन हैं। और ये हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी जानते हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, वो भी जानते हैं। उन्होंने मेरे पदभार ग्रहण के अंदर ये बात बोली भी है। और देखते हैं कि भाई मैं लगातार
अच्छे काम में जुड़ा रहता हूँ, सेवा का कार्य करता रहता हूँ। और हमारे संस्था के 3 उद्देश्य हैं: सेवा, संस्कार और स्वावलंबन। जी। तो सेवा भी हम करते हैं, संस्कार भी करते हैं और स्वावलंबन का काम करते हैं। इसीलिए 42,000 से ज़्यादा लोगों को हमने स्वरोजगार में लगाया। और अभी एक 25 तारीख से 29 तारीख तक जुलाई के इंदौर के अंदर हमने एक दृष्टिबाधित बच्चे जो उनको आँख से नहीं दिखाई देता, उनका एक नेशनल लेवल का कैंप आयोजित किया। और उस कैंप के अंदर हमने 595 बच्चे भाग लिए। भाग लेने के बाद में उनको विभिन्न तरह की विधाएं हमने सिखाई और उन्होंने बनाया और प्रोडक्शन भी किया। प्रोडक्शन करके उन्होंने दिखाया, सीखा, एक एक चीज़ को समझा और उसके साक्ष्य के रूप में हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी खुद आई। लक्ष्मी राजवाड़े जी वो आई और वहाँ पर आकर उन्होंने देखा और देखने के बाद में उन्होंने बताया कि भाई क्या बच्चे काम करते हैं। उन्होंने एक स्टॉल पे एक बच्चे से बातचीत करी और तब उन्होंने कहा कि कावड़िया जी, आप बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किए हैं और इस तरह का आयोजन एक बार छत्तीसगढ़ में भी करना है। 2022 में ब्लाइंड बच्चों का हमने जो है दृष्टिबाधित बच्चों का यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर के अंदर आयोजन किया था, कन्वेंशन सेंटर नई राजधानी में। आने वाले समय में कोई ना कोई हमने यहाँ पे मंदबुद्धि के बच्चों का भी किया है और मूक बधिर बच्चों का भी आयोजन किया है जी। लगभग 12,000 दिव्यांग बच्चों को अपन ने स्वरोजगार के अंदर लगाया है, जो कि मिनिमम 15,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये महीने तक का कमाते हैं जी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहलाता है, क्योंकि हमको बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरह के काम हम जो कर रहे हैं और वो निश्चित तौर के ऊपर एक ऐसा क्षेत्र जिसको कि समाज लाइबिलिटी मानता है उसको हम एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम हमारा है जी। और ये हम लगातार कर रहे हैं। अभी दिसंबर के अंदर मूक बधिर बच्चों का चेन्नई में हम कार्यक्रम करेंगे और मज़े की बात ये है कि जहाँ जाते हैं वहाँ कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। वहाँ जाके अपनी टीम बनाएंगे, टीम बना करके और वहाँ के लोगों का ही पैसे वहीं पे यूज़ होगा। इसके पहले बीकानेर में हमने मूक बधिर बच्चों का कार्यक्रम किया, वो इतना सुपर सक्सेस रहा। 1100 बच्चे आए थे पूरे देश के और सारे बच्चे सीख कर गए और 15,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दिया उन्होंने मिनिमम। और इसी तरह से गुवाहाटी में किए कार्यक्रम। गुवाहाटी में हमारा कोई नहीं। इस पर आगे बढ़ेंगे चर्चा में सर। आपका राजनीति की ओर झुकाव कैसे हुआ? क्योंकि जहाँ तक हमें जानकारी है आपका बैकग्राउंड राजनीति का रहा नहीं है, तो आपको राजनीति में लाने वाले कौन हैं? देखिए, राजनीति ऐसा है कि जब भी चुनाव होते थे मेरा 2-3 महीने का समय मैं संघ की तरफ से भाजपा को देता था और मेरे को बड़े बड़े दायित्व देते थे। कभी फंडिंग का है, जाके अपने अपने क्षेत्र में जज करना, कितना पैसे की आवश्यकता है उतने पैसे की वहीं पे व्यवस्था करना, या जो भी एक रास्ता रहता था वो करते रहे। उसके बाद में मेरे को 1994 के अंदर पार्षद का टिकट दे दिया, बोले नहीं तुमको लड़ना ही है। और तब मैं सक्रिय राजनीति के अंदर आया। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बन गया और उसके बाद से लगातार मेरे को कोई ना कोई दायित्व पार्टी के द्वारा दिया जाता है, संगठन के द्वारा दिया जाता है और मैं संगठन के क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम करता हूँ जी। ज़्यादातर ये देखा जाता है कि राजनीति में जब परिवार का कोई सदस्य एंट्री करता है तो परिवार वाले स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो आपके घर तरफ से कितना सपोर्ट आपको मिला राजनीति में जब आप आना चाहे तब? देखिए, मेरा एक संयुक्त परिवार है, हम 2 भाइयों का परिवार है और सारे परिवार की जवाबदारी जो है हम दोनों भाइयों को रहती है। लेकिन जब से मैं राजनीति में परिवार के कहने से ही आया और उन्होंने जो सपोर्ट दिया है, इतना सपोर्ट तो मेरा ख्याल है दुनिया में कोई किसी को नहीं देता जो मुझे मिला है। मेरे साथ में मेरे भाई और पूरी टीम जो है वो जिस कदर से काम करती है, यानी ये भी हाल है कि रात को 12 बजे भी गया हूँ तो मुझे गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया गया है। कहने का तात्पर्य ये है। और मेरे को कभी भी पैसे की आवश्यकता हुई तो छोटा भाई हमेशा तत्पर रहता है, लो भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। गाड़ी घोड़ा ये वो सारी व्यवस्थाएं घर परिवार से होती है और उसका इतना सपोर्ट है कि परिवार का चाहे कोई भी हो, हमारे जितने भी सदस्य हैं सबका पूरी तरह से सहयोग मिलता है, इसलिए संभव हो पाया जी। भले ही आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन
बहुत से ऐसे भी नेता रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी भी को भी प्रीफर करते हैं, तो आपके अंदर भी कभी ख्याल आया कि हो सकता है मुझे बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकता है दूसरे पार्टी में भाजपा के अलावा? नहीं, इस तरह का मेरे को महत्वाकांक्षा ज़रूर हो जाती है राजनीति में आने की, भी अच्छा पद मिलना चाहिए वगैरह, लेकिन मैंने कभी कल्पना भी नहीं करी कि मैं दूसरी पार्टी में जाऊंगा। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। देश हित में, समाज हित में जो काम करना है वो हम करता हैं, और वही काम करता हूँ मैं कि भाई देश के प्रति चिंता है। दूसरी पार्टियों के हम देखे हैं कि वो स्वयं के और अपने परिवार के अलावा दूसरा बाहर लंबा सोचते नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी में वो स्थिति नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी से बचपन से जो जुड़े हैं, जनसंघ के समय से, उस समय से जब बोलते थे, कांग्रेसी लोग बोलते थे दिए में तेल नहीं, राज करना खेल नहीं, या बस्तर की गलियां सुनी है, डीपी मिश्रा खूनी है, यानी इस तरह के जो है नारे आज भी दिल दिमाग के अंदर वो रटे हुए हैं, हम उसको भूल नहीं सकते, और दूसरी पार्टी का तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, राजनीति में एक कहावत है सर कि जहाँ से जितना मिले वहाँ से ले लो, और जहाँ अपने आप को बचा सकते हो बचा लो। तो ये जो कहावत है कि इंसान जब राजनीति में आता है, किसी फील्ड में जाता है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है। कई जन का ऑब्जेक्टिव रहता है कि पैसा, पावर, मनी, गेम। आपका क्या उद्देश्य था राजनीति में आने के पीछे का? राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आया उसके पहले मेरे पास में मेरी स्वयं की 3 इंडस्ट्री थी, मैं उसका मालिक था, और 3 इंडस्ट्री में पार्टनरशिप थी। लेकिन धीरे 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 पार्टनरशिप ख़त्म हुई। उसके बाद एक इंडस्ट्री बिकी, उसके बाद दूसरी इंडस्ट्री बिकी, उसके बाद तीसरी इंडस्ट्री बिकी। कहने का तात्पर्य, लोग राजनीति में आके एक का कई बना लेते हैं। मेरे साथ वैसा नहीं है। साफ़ सुथरी छवि है, सफ़ेद कपड़ा पहनता हूँ, सफ़ेद पे कोई दाग नहीं दिख सकता। कोई बोल नहीं सकता कि लोकेश कावड़िया ने एक नया पैसे की हेरा फेरी या गलत काम किया होगा। उद्देश्य बड़ा साफ है। हम संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के संस्कार हैं, और वो संस्कार को हम देख करके साफ़ सुथरी राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में कई बड़े बड़े नेता के साथ चर्चा हुई है सर, तो उनका कहना है कि राजनीति दलदल है, और आपका ये कहना है कि साफ नीयत के साथ आप राजनीति में आए हैं, आपका कपड़ा साफ है, मन भी साफ है। तो कितना चुनौती आपको लगता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को बेदाग रखने के लिए राजनीति में? नहीं, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। संघर्ष की आवश्यकता नहीं, कारण कोई नहीं। भाई बड़ा साफ सुथरा है, स्वच्छ छवि है। अनेकों लोगों के अनेक काम कर दिए होंगे, कईयों को नौकरियां लगा दी होगी, लेकिन कोई नहीं बोल सकता कि एक नया पैसा लिया होगा। मेरी जेब का पेट्रोल का खर्चा किया होगा, लेकिन कभी मेरा कल्पना भी नहीं की। और छोटे छोटे काम के लिए पैसा लेके मांगना, मैं तो जैन समाज को बिलोंग करता हूँ, जिसके अंदर त्याग और तपस्या 2 ही चीज़ होती है। और हमेशा ये बोला जाता है कि हमारा हाथ ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम काम कर रहे हैं, और भगवान ऊपर देखता है। निश्चित तौर पे कोई भी इस तरह का आरोप हमारे पे न लगा है, न लगेगा, क्योंकि हम करते ही नहीं हैं। जी, आपके नाम कई गोल्डन बुक ऑफ अवार्ड शामिल हैं, तो इसके पीछे के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है, जिसके बदौलत आपको ये सम्मान दिया गया? देखिए, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर मेरे नाम से 22 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, और सब सेवा के क्षेत्र में हैं। सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना स्वामी विवेकानंद को लेके। 2576 हमने छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बुजुर्ग 76 साल के उम्र तक के लोगों को स्वामी विवेकानंद का वेशभूषा, वैसा का वैसा साफा, वैसी के वैसा उनका धोती और अंगोछा और कुर्ता, इस तरह का हमने बनवाया। और सबको एक ड्रेस में ले करके सबने इंडोर स्टेडियम रायपुर के अंदर उन्होंने सबने शपथ ली कि हम स्वामी विवेकानंद के उद्देश्यों के ऊपर चलेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, इस देश का नाम रोशन करेंगे। इसी काम को लेकर के हम आगे बढ़े, और वहाँ से पहला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे मिला, और उसके बाद लगातार मिला। अभी इंदौर के अंदर कार्यक्रम हुआ, वहाँ पर भी एक अवार्ड दिया गया कि एक साथ इतनी सारी स्किल और दिव्यांग बच्चों को, दृष्टिबाधित बच्चों को सिखाई गई। इस तरह का आज तक का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है जो कि आज बना है हमारा। जी, जो अभी तक कंटिन्यू है, आपको उनमें से खास क्या लगा? कौन सा अवार्ड आपको आपके दिल को छुआ है, आपको वाकई में लगा कि यही सफलता का असली कुंजी है, या फिर वो
अमूल्य जो नहीं मिलता सर के जब हम काम करते हैं उसका हमें मूल्य मिलता है तो संतुष्टि होती है मन में। तो 22 आपके पास रिकॉर्ड शामिल हैं, तो उनमें से ऐसा कौन सा है जो आपको लगता है कि मेरे दिल को छू गया, शांति मिली मन को? देखिए, स्वरोजगार से रिलेटेड जो काम होते हैं वो एक अनूठे काम होते हैं। अभी क्या हुआ कि इंदौर के अंदर जब समापन होने वाला था और उसके अंतर्गत मुझे ये बोला गया कि कल सुबह 100 मालाएं चाहिए जो कि जिन जिन डोनर ने पैसा दिया है, डोनेट किया है, उनका सम्मान करने के लिए। तो हमारे पास थी नहीं। मैं सोचता रहा, फिर हमारी टीम के जो है एक मेंबर ने कहा कि सर बच्चों को अपन ने सिखाया, बुलाइए उनको। मैं इमीडिएटली गया, हॉल के अंदर अनाउंसमेंट किया, बच्चे खेल कूद रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई आप, वैसे ही मैंने कहा कि जिन बच्चों ने माला बनाना सीखी है कपड़े की वो आ जाएं और माला बनाएं। जो माला बना लेंगे तो उन बच्चों को एक एक गिफ्ट के रूप में हम बॉटल आर्ट जो है, बहुत अच्छी बॉटल, वो भी उनकी द्वारा बनी, वो हम गिफ्ट में देंगे। 15 मिनट के अंदर 70 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर चले गए, बैठ गए और उन्होंने माला बनाना शुरू करी और 2.5 घंटे के अंदर 100 मालाएं बना दी दृष्टिबाधित बच्चों ने। उसके बाद में जब देखा मेरे को मालाएं बनी है तो मेरे को आँखों में आंसू आ गए और ऐसा लगा कि ये वो मालाएं हैं जो इस तरह की अनेकों तरह की माला बनाई हर बच्चे ने। और ये कपड़े की माला है, बीच में मोती डाले हैं। उन बच्चों ने, थोड़ी सफाई की ज़रूर कमी है पर दृष्टिबाधित हैं वो, सवाल उसका नहीं है। लेकिन इस तरह की जब मालाएं बनी तो मेरे को देख करके वास्तव में मुझे लगा कि आज मैं पास हो गया हूँ। अभी तक तो हम बोलते हैं कि हमने सिखाया, लेकिन ये इन बच्चों ने प्रैक्टिकल करके दिखाया और सारे पब्लिक वहाँ के इंदौर के जो लोग आए हुए थे उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चे इस तरह की माला बना रहे हैं, इस तरह का बुके बना रहे हैं। उनको बोला तो ये देखिए, ये बुके है, ये कपड़े का बनाया हुआ है, ये कपड़े के फूल हैं। और ये दृष्टिबाधित बच्चों ने जो बनाया है, ये उसी वक्त मेरे आँखों के अंदर आंसू भी आ गए कि इन बच्चों को जो मैंने प्रयास करके जो सिखाया है और सिखाने के बाद में जो रिज़ल्ट है सबके सामने आ गया। और सारे लोग बोले कावड़िया जी आप पास हो गए इस परीक्षा के अंदर। सिखाना तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर सिखा करके रिज़ल्ट भी दिया और हम सब देख रहे हैं, इसलिए ये जी। तो जो आपका कार्यक्रम रहा 4 दिन का 5 दिन का सेमिनार, वो आपके दिमाग में कैसे आया कि मुझे अलग अलग जो हिस्से हैं भारत के, वहाँ से बच्चे मुझे लाना है, उनको ये स्किल डेवलपमेंट सिखाना है? हर स्टेट के अंदर एक कार्यक्रम हम करते हैं, इसलिए कि इस बहाने बच्चे बाहर के जाएंगे और उसी स्टेट के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यानी स्कूल हमारे साथ जुड़े। तो हर स्टेट में अलग करते हैं। तो इसके पहले हमने बीकानेर में किया, बीकानेर के पहले गुवाहाटी में किया, गुवाहाटी के पहले मैंगलोर में किया, पांडिचेरी के अंदर किया। इस तरह से पूरे देश के अंदर, और ये इंदौर के अंदर ये पहला था। इसके पहले यहाँ पर रायपुर के अंदर 2014 के अंदर मूक बधिर बच्चों का किया, 2018 के अंदर हमने मानसिक मंदबुद्धि बच्चों का किया, 2022 के अंदर हमने ब्लाइंड बच्चों का किया। इस तरह से ये कार्यक्रम अलग अलग जगह करते हैं। अभी चेन्नई का हमने प्लानिंग किया है कि दिसंबर के अंदर मूक बधिर बच्चों का स्किल डेवलपमेंट चेन्नई में करना है। जी, अभी आपने कहा कि लगभग 42,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको आप रोज़गार से जुड़े हुए हैं। तो किस प्रकार से मतलब कौन कौन से क्षेत्र में उन लोग जुड़े हुए हैं, कैसे काम करते हैं और कैसे इसको आगे बढ़ाने की आप सोच सकते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि भाई किस तरह का रोज़गार उन्होंने लिया है। तो निश्चित तौर पे हमारे पास सैकड़ों ऐसी आइटम हैं जो हम उनको सिखाते हैं। तो 12,000 तो दिव्यांग बच्चे हो गए और करीब करीब 30,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जिनको स्वरोजगार के अंदर लगा रखा है और वो अपना काम करती है। हमारे पास बेबी किट एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि न्यूली बॉर्न बेबीज़ को हम जो है पूरे देश के अंदर हम जो है वो बेबी किट देते हैं। न्यूली बॉर्न बेबीज़ होता है जो बच्चा पैदा हुआ और उसको पुराने कपड़े में लपेट दिया जाता है सरकारी अस्पतालों में, और उससे उनको इन्फेक्शन लगता है और इन्फेक्शन से बच्चे मर जाते हैं। 18 साल पहले ये इसका जो था गवर्नमेंट का फिगर कि 1,000 बच्चे पैदा होते थे, उसमें 72 बच्चे जो है इन्फेक्शन से मर जाते थे। अब ये देखेंगे आपके ये है वो बेबी किट हमारा, ये बच्चे के लिए है, इसमें वालक्रो लगाया गया है। ये तो ये महिलाएं जो है बनाती है, ये उसके बिछाने का है बच्चे का।
ये उसका दूसरा, मतलब ऐसे 2 शर्ट देते हैं उन बच्चों को। ये उनकी 4 नेपीज़ हैं, ये 4 लंगोट है। बच्चा बार बार पेशाब करेगा, गिरेगा तो ख़राब नहीं होगा। ये सॉफ्ट कपड़ा है एकदम ये, और ये उसके ओढ़ने का है। ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है उन बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो ये हम इसके माध्यम से हमने महिलाएं जो सिलाई सीखती है, उनके पास नया नया कोई कपड़ा सिलाई करने, ना आप शर्ट सिलाएंगे ना लेडीज़ लोग ब्लाउज सिलाएगी कि कहीं कपड़ा ख़राब ना करते। हम ये ऐसा है कि आप देखेंगे इसमें कहीं आड़ी तिरछी सिलाई भी नज़र आ रही है, ये आपको कहीं ऊपर ऊपर ये हो रहा है, ये देख जाएगा। तो ये जो है वो प्रैक्टिस होती है इनकी, और ये प्रैक्टिस करने के बाद में हमारे पास ऐसी महिलाएं भी हैं कि जिन्होंने ये प्रैक्टिस करने के बाद में वो इसके बाद पेटीकोट सिलना शुरू किया, पेटीकोट का ब्लाउज सिलना शुरू किया, ब्लाउज सिलने के बाद में ड्रेसेस वगैरह ये वो सब सिलना शुरू करी, और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अपना खुद का स्टोर खोल लिया, बुटीक खोल लिया, और बुटीक से काम करके और वो दे आर अर्निंग अ लॉट, यानी 1-1 लाख रुपए महीना तक का वो कमा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो ये एक सीढ़ी यहाँ से शुरू करते हैं बेबी किट से, थोड़ा आड़ा तिरछा कट गया, छोटा मोटा हो गया, ऊपर नीचे हो गया, वो सब चल जाता, बच्चा देखता नहीं है। लेकिन ये काम से जब वो शुरुआत करती है, प्रैक्टिस करने वाली महिला जो है धीरे धीरे अपना खुद का बुटीक खोल लेती है और काम करती है। इस तरह के पूरे देश के अंदर हमारे काम करने वाले लोग हैं, और ये पूरा बेबी किट पूरे देश में हमारा जाता है। रायपुर उत्तर के लिए आप टिकट का मांग कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिली, क्या आपके अंदर इच्छा है कि एक बार विधायक बन जाऊं? देखिए, राजनीति में है तो इच्छा तो होती है हर एक की। मांग करने के लिए ऐसा नहीं गया कि भैया मुझे दे दो, या पीछे पीछे या मन में, देने वाला ऊपर वाला है। यहाँ पे जो भी हैं, ऊपर वाला चाहेगा तो अपने आप रास्ता मिलेगा। अभी भी जो मुझे निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम का जो चेयरमैन का दायित्व दिया है, पार्टी ने दिया है। पार्टी को लगा कि नहीं, ये दिव्यांग के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करता है, इसको दे दो जवाबदारी। दी जवाबदारी, और करना है, कर भी रहे हैं, शुरुआत कर दी है। मैंने 25 अप्रैल 2025 को शपथ ग्रहण लिए, मैंने पदभार ग्रहण किया है। 24 अप्रैल 2026 को 1 साल पूरा होगा। उस दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करूंगा कि मेरे पहले क्या था, आज क्या है, और आगे और क्या करेंगे हम। ये हमारी इच्छा शक्ति है जी। ताकि आम जनता, पार्टी ने दायित्व दिया, सरकार ने मिलकर के दायित्व दिया, पार्टी और संगठन और सत्ता ने मिलकर के दायित्व दिया है। दायित्व में कौन कितना खरा उतरा है वो मेरी मानसिकता है, और मैं इसलिए उसी दिन बोल दिया था कि 24 अप्रैल 2026 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और बताऊँगा कि ये मेरा अचीवमेंट है, मुझे इतना करना चाहिए था, मैंने इतना किया है। आगे भी मैं इस तरह से ये ऐसे काम करूँगा। आप लोगों का, आम जनता का सुझाव आएगा। मैं जो काम करने जा रहा हूँ, निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम के इतिहास के अंदर इस तरह का कार्यक्रम पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है, जो हम शुरुआत कर रहे हैं। कुछ एकाक कैसे बता सकते हैं जिनको लेकर आप काम करना चाहते हैं, 1 साल के बाद उसका रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे? निश्चित तौर पे देखिए, दिव्यांगजन है, वित्त विकास निगम मतलब खाली पैसा दे दो, लोन दे दो, काहे के लिए लोन दे दो, तो 90% 80% 3 चीज़ों के लिए मांगते हैं: किराना दुकान, कपड़ा दुकान, फैंसी स्टोर, जनरल स्टोर। उसके अलावा कुछ नहीं। एक मोहल्ले में 4-4 किराना दुकान खुलेगी तो कैसे चलेगी? वो होता यही है कि वो निशक्त, वास्तव में बेचारे दिव्यांगजन जो है वास्तव में निशक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो खा पी लिया, फुटा लिया, अब वो न लोन पटा पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि हमें दिल्ली से जो लोन मिलता है, नेशनल दिव्यांग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है, वो हमको लोन देता है। हम कम ब्याज पे ये लोन पब्लिक को देते हैं, और पब्लिक से हम पैसा लेके वापस उनको देते हैं। पिछले 3 साल से उनका लोन देना बंद हो गया है, क्योंकि यहाँ से पैसा गया ही नहीं। जब तक पैसा वहाँ जाएगा नहीं, तो 24 करोड़ 76 लाख रुपए देना बाकी है, और ब्याज और चढ़ते जा रहा है। मैंने आने के बाद में ये प्रयास करके 1 करोड़ रुपया अभी हमने ऊपर भिजवाया है, कलेक्शन करके, और लगा हूँ लगातार।
अभी 4 दिन पहले धमतरी गया था, कलेक्टर साहब से मिल करके बातचीत किया। मैंने कहा ये पैसा आप जो है इसका कलेक्शन करवाइए, तो वो बोले कि नहीं मैं बिल्कुल इसके अंदर लगता हूँ, ये कलेक्शन करवाता हूँ। ऐसा अब मैं दौरे करूँगा। मेरे पास में जैसे ही गाड़ी मुझे मिल जाएगी मैं लगूंगा और पूरे प्रदेश में दौरा करूँगा। जितने लोगों को लोन दिया गया है उनसे बातचीत करूँगा कि भाई क्या कारण है तुम्हारा, फेल्यूर रेट क्या है, और उसको ठीक करने के लिए हमने हाउसिंग बोर्ड से 2 ट्रेनिंग सेंटर के लिए 2 हॉल लिए हैं, और वहाँ पे जितने दिव्यांग होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनाने की। 300 तरह के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग देंगे। वो ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग के बाद में उनको फाइनेंस कराएंगे, वो फाइनेंस कराएंगे। वो मार्केट में माल बिकेगा, नहीं बिकेगा तो उसके लिए 2 दुकानें भी ली है किराए से कि जितना माल वो बनाएंगे वो पूरा के पूरा माल ला के आप हमको दे दो, हम उस दुकान से बिकवाएंगे और उसका प्रॉफिट उनको मिलेगा। क्या ये सच हो सकता है जब हम देखते हैं कि अगर कोई हैंडीकैप है या फिर अंधे हैं या फिर बहरे, मतलब किसी भी शरीर से एक हिस्से से अगर वो विकलांग है, तो ज़्यादातर देखते हैं कि वो भीख मांगते हैं या फिर ऐसे काम करते हैं जो मजबूरी में करते हैं। उनको वहाँ से उठाकर एक सम्मानित जीवन जीना क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। मैंने अभी 595 बच्चों को जो इंदौर में ट्रेनिंग दी है, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, देख नहीं सकते हैं, और हमारे प्रदेश की समाज कल्याण एवं महिला बाल विकास मंत्री स्वयं वहाँ पर एक दिन रहकर देखा उन्होंने, समझा उन्होंने, हर बच्चे से पूछा और हर बच्चे ने जवाब दिया, वो देख करके खुश हो गई। एक बच्चे ने तो कहा मैडम आप ये लिप बाम खरीद लीजिए, ये हमने बनाया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कितने का है? तो बोले ये 30 रुपये का है। तो उन्होंने एक उससे कि वास्तव में इसको मार्केटिंग आती है कि नहीं, तो उसने पूछा अरे इसको थोड़ा रेट ज़्यादा है, कुछ कम कर दो ना भाई। तो बोला हाँ मैडम आप ठीक बोल रहे हैं, एक काम करिए आप 12 पीस ले लीजिए, हम कुछ कम कर देंगे। तब वो मंत्री जी मेरे को बोली कावड़िया जी आपने तो इन बच्चों को बेचना भी सिखाया। अरे खाली बनाना सिखाएंगे तो बेचेगा कौन? हमने उनको मार्केटिंग भी सिखाया है कि किस तरह से मार्केटिंग करना, कैसे माल हमको बेचना। और आपको आश्चर्य होगा कि इस तरह का काम करने का जो मौका मिला है, ये लिप बाम उन्होंने मंत्री जी ने स्वयं अपने उस पर लगा कर देखा, ये लिप बाम के बनाया गया। अभी ब्रांड सेट करने वाले हैं हम कि क्या ब्रांड रखें। हमारे को जैसे ही हमारे पोजीशन में आएगा, हाउसिंग बोर्ड के हॉल और वह सेंटर, उसके बाद में उसको पूरा डेकोरेट करेंगे बढ़िया से और उसी तरह का नाम देंगे और ब्रांड नेम करके, और पूरे देश में जो काम नहीं हुआ वो हम करने वाले हैं जी। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी जब से बात कर रहा था, जब उनको बताया, और बोले लोकेश जी ये तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, पूरे प्रदेश का। मैंने कहा पूरे प्रदेश का माल हम बेचेंगे। बोले कैसे बिकेगा? मैंने क्यों नहीं बिकेगा, हमको तो गंजे को कंगा बेचना आता है, हम गंजे को कंगा बेच देते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकेंगे? ये देखिए गोबर के दिए बनाए हैं, ये गोबर के ये धूप बत्ती का ये बनाया है, इसको जलाइए मच्छर वच्छर भी और खुशबू भी फैलेगी। ये सब इन्हीं बच्चों के द्वारा बनाया गया है, दिव्यांग बच्चों के द्वारा। ये हमारा अचीवमेंट कहलाएगा। आपको यानी इतनी चीज़ें हैं हमारे पास में कि हर मोमेंट पे आपको एक एक चीज़ नई नई ला के दे सकते हैं। ये देखिए मोमबत्ती, ये चॉकलेट है सर, ये इन बच्चों की बनाएंगे। अगर यह इतना पोटेंशियल है काम करने की, तो इससे पहले इच्छा शक्ति ये क्या? पियर्स साबुन है। अगर इसको पैक करके देंगे ना, और वो जो पियर्स का ओरिजिनल साबुन आता है, जब सामने कंपेयर करके देखेंगे, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, पॉलीथीन लगा हुआ, ये गोट मिल्क का साबुन है। काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मसाला है, पहाड़ी नमक है, ये अचार है, बांस का अचार, करील जो होता है ना, बांस जब वो निकलता है, ये उसका बनाया हुआ अचार है। ये च्यवनप्राश है,
ये सब बच्चों के द्वारा बनाया जा रहा है। लिपस्टिक, और हर्बल है ये सारी आइटम हर्बल है। ये बच्चों ने बनाई हैं इंदौर के अंदर अभी 5 दिन के अंदर। सुकून लगता है सर दिल को कि ये सब जो जिनको हम बोलते हैं कि ये बोझ है माँ बाप के ऊपर, वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी वजह से लोग उनको जानने लग गए हैं। आपको बता देना चाहूँगा कि जिसको समाज लाइबिलिटी समझता है, हम मानसिक मंदबुद्धि बच्चों को से भी ये काम करवा रहे हैं, उनको भी इस लायक बना रहे हैं कि 4-5-6 हज़ार रुपये महीना मिनिमम कमा ले हुए। माता पिता जब तक रहते हैं तब तक बच्चे की देखभाल होती है, उसके बाद में उनका बहुत तकलीफ़ होती है, उनको वो भीख मांगने की नौबत में आ जाता है। हम कभी भी, हमारे चलते हमारा ये प्रयास रहेगा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पूरा हाथ हमारे ऊपर है, वो सहयोग है, उस सहयोग से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। महिला बाल विकास मंत्री, हमारी समाज कल्याण मंत्री वो है ही, ओपी चौधरी है, यानी ये पूरी टीम वर्क जो है ये हमारे साथ में काम करेगी। और आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में तो अपनी रिपोर्ट कार्ड जब पेश करूँगा तब ये सारी चीज़ें आपको सामने देखने को मिलेगी। और इसीलिए बोल रहा हूँ 24 अप्रैल 2026। इससे पहले जो सरकारें काम करती है, जो या आपकी जगह जो पहले विभाग में बैठे हुए थे अध्यक्ष के रूप में, तो उन वे क्यों नहीं कर पाए जो आप करना चाह रहे हैं? हर एक की अपनी अपनी सोच। मेरा तो बड़ा साफ उद्देश्य है कि सेवा के माध्यम से हम राजनीति में आए हैं, और राजनीति में जो दायित्व मिला है उसको बढ़िया से बढ़िया काम कर करके हम बताना चाहते हैं कि भाई ये है। गलत काम करके हम ऊपर नहीं आना चाहते हैं। स्वेच्छा से अच्छा काम करेंगे और लोगों को आगे बढ़ाएंगे, पब्लिक को जोड़ेंगे। इसमें हमारी पब्लिक जुड़ती है साथ में। ये माल जितना बनता है ना तुरंत बिक भी जाता है। वहाँ पे हमारा इंदौर के अंदर करीब 1.5-2 लाख रुपए का माल जो बनाया है वो बिक गया है, लोगों ने खरीदा है, और उसका जो प्रॉफिट आया है उन बच्चों को खाते में चला गया है। हम वो काम करते हैं जो कोई नहीं करता है। जब आप पदभार ग्रहण कर रहे थे उस समय जो मंच का संचालन कर रहे थे, फिर जो एक शुरू छोटा सा काम से लेकर बड़ा काम तक पूरा कार्यक्रम को संपन्न जो निःशक्त जन बच्चे वो कंप्लीट किए हैं, तो विपक्ष का ये आरोप लगा कि दिखावा कर रहे हैं, शुरुआत है, आगे देखते हैं फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं तो बोला हूँ ना, 1 साल का मौका तो दोगे। जो भी बोले मैं सबके साथ फेस करने को तैयार हूँ, और इसीलिए बोला हूँ 24 अप्रैल 2026। 1 साल के अंदर देख लें, 1 साल का समय तो मिलेगा ना मुझे, देख लें। ये मैं तो आपके सामने, मैं तो कोई नया चीज़ तो ऐसा नहीं है, ये आपके सामने है, देख लें। कांग्रेस का 5 साल को कैसा मानते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जो 5 साल में विकास हुआ है, भाजपा सरकार जब 15 साल तक लगातार छत्तीसगढ़ में राज की है, उससे कई गुना विकास हुआ है। बहुत हुआ विकास, सभी बड़े नेताओं का विकास हुआ, सभी मंत्रियों का विकास हुआ। इतना भ्रष्टाचार किए कि सब आधे लोग तो तैयारी में है जेल जाने की, सब जान रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ। ईडी के छापे पड़ते हैं, कहीं लाखों रुपए मिल रहा है, कहीं करोड़ों रुपए मिल रहा है। हमारे एक मंत्री जी बेचारे जिनको कि लिखना पढ़ना नहीं आता, वो तो आराम से जेल में हैं। इससे बच नहीं सकते हैं। वो बोलते हैं ना हमने विकास किया है, क्या विकास किया बताए तो सही। 3 साल के अंदर निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम जो है वो पूरी हालत बर्बाद हो गई। 3 साल में रुपया इकट्ठा, वापस जो लोन दिया उसका कलेक्शन तक नहीं किया। क्या काम करेंगे ये? आज इतना बड़ा क्षेत्र है दिव्यांगजन का, उस दिव्यांगजन के लिए भी तुमने कुछ नहीं किया। जहाँ मन में करुणा भाव आ जाता है, हम तो बोलते हैं कि स्वाभिमान की ज़िंदगी जीना है भाई। और आपको बता देना चाहता हूँ कि उस दिन 15 लोगों को, हमारे पास फंड था या नहीं था, दिल्ली से पैसा आना बंद हो गया, उसके बावजूद भी 15 लोगों को 10 लाख रुपए का लोन बांटा गया। हमने पूरा कार्यक्रम दिव्यांगजनों से करवाया। मुख्यमंत्री के उतरते ही सबसे पहले हम
जो दिव्यांगजनों द्वारा बनाई जा रही सामग्री को हमने प्रदर्शनी दिखाई। उसके बाद में एंट्रेंस पे सारे दिव्यांग बच्चों ने उनका, मुख्यमंत्री जी का और विधानसभा अध्यक्ष का, सबका उन्होंने सम्मान किया। जितने मंत्री लोग आए, महिला बाल विकास मंत्री आई, केदार कश्यप जी आए, सारे लोगों का सम्मान दिव्यांगों द्वारा किया। स्टेज पे पहुंचने के बाद में सारे दिव्यांग दृष्टिबाधित बच्चों ने जो स्वागत गीत गाया है, कईयों के आंखों में आंसू आ गए हैं। उसके बाद में समय ज़्यादा हो रहा था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और विधानसभा अध्यक्ष जी डॉक्टर रमन सिंह जी से पूछा। मैंने कहा भाई साहब, वो एक राजनांदगांव के दिव्यांग बच्चे आए हैं और 5 मिनट का एक कार्यक्रम है। तो दोनों बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करो। और जब उनको दिखाया, और देशभक्ति का जो पहलगांव की जो घटना थी उसके ऊपर आधारित था। सैकड़ों लोग जो वहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनकी आंखों से आंसू था। तो कार्यक्रम भी निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि अब ये निःशक्त जन नहीं रहेगा, ये दिव्यांग जन रहेगा। और दिव्यांग जन का नाम जो है वो प्रोसेस में चल रहा है, वो दिव्यांग जन वित्त एवं विकास निगम हो जाएगा। जी, इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी वित्त मंत्री जी के साथ, ओपी चौधरी जी के साथ। उनका कहना था कि आने वाले जो 5 साल है उसमें हम जीडीपी को डबल कर देंगे। और विजय शर्मा जी के साथ चर्चा हुई थी, उनका कहना है कि 5 साल के भीतर हम अपराध मुक्त कर देंगे, अभी बहुत समेट कर रख देंगे। क्या लगता है जिस दिशा में लगभग 20 महीना पूरा हो चुका है बीजेपी सरकार के छत्तीसगढ़ में, उस दिशा में आगे बढ़ रही है? देखिए, प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर पर प्रयास करना चाहिए। भाजपा देश के हित में काम करती है, आगे बढ़ा रही है, आगे बढ़ रहे हैं, प्रयास जारी है। जो बात कही थी उसको पूरा कर रहे हैं। महतारी वंदन का पैसा बराबर हर महीने हर महिला को मिल रहा है। उसी तरह से किसानों को जो कमिटमेंट किया था उतना पैसा मिल रहा है। सारे कार्यक्रम तो जो घोषणाएं की है उसको पूरा कर रही है। सरकार ने जो प्रण लिया है वो पूरा करेगी। तभी अगले बार हम जब जाएंगे पब्लिक के बीच में तो वही चीज़, वो जो बात कही थी उसको पूरा किया है, ये बात सामने आएगी। शिक्षक भर्ती हो नहीं रही है, स्कूल बंद हो रही है, लगातार धरना दिया जा रहा है। तो बिना रोज़गार का जीडीपी अगर बढ़ भी जाता है तो जो गिने चुने जैसे बोलते हैं सर, बड़े बड़े लोग आगे बढ़े, उनका पूंजी दोगुना हो गया, लेकिन गरीब तो गरीब रह जाएंगे। रोज़गार तो बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, रोजगार की समस्या नहीं है, एक मानसिकता जो बन गई है कि वो नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना, ये एक मानसिकता बन गई। पढ़ इसलिए रहा है, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं ये जो है स्वावलंबन का काम है, जिसमें मिनिमम 15,000 से लेके 1 लाख रुपए महीने तक का कमा रहे हैं। ये तो एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं ना हम। हमारी टीम एंटरप्रेन्योर में लगी है। महिलाएं इतना सारा काम कर रही है, 30,000 महिलाओं को जिस तरह से काम में लगाया है, तो ये सारा काम कौन कर रहा है? ये रोजगार बढ़ रहा है ना। काउंटिंग में नहीं आएगा बल चाहिए, लेकिन जीडीपी तो बढ़ेगी ना इसकी। आज ये लोग बनेंगे, ये सारा जो माल है, जब हमारा बिक्री शुरू हो जाएगा, 2 महीना लगेगा मैक्सिमम। दुकान हमको आवंटित की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई, लेटर मेरे को मिल गए हैं, सब कुछ है। हम अब इसके लिए पैसे का हम जुगाड़ करेंगे, बढ़िया से शोरूम बनाएंगे, बढ़िया से ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, सामग्री लेके आएंगे, उसको जब कंप्लीट करेंगे और वो माल जब बनेगा और बिकेगा तो जीएसटी उस पर लगेगा। जो भी चीज़ है ऑन रिकॉर्ड आएगा। जब ऑन रिकॉर्ड आएगा तो नेचुरल इस तरह के लोग जो कि लाइबिलिटी समाज के ऊपर कहलाते थे, अब वो एसेट कहलाएंगे। जी, जिस मानसिकता के साथ, जिस मानसिकता को लेकर आप राजनीति में आए थे और आज जहां आप हैं, अपने आप को कितना सेटिस्फाइड मानते हैं आप? सेटिस्फेक्शन का लेवल अगर आप पूछेंगे तो मुझे 100% है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक यूनिक काम है, इसको हर कोई अप्रिशिएट करता है। अगर किसी के कार्यक्रम के अंदर मुख्यमंत्री ये बोले कि मैं 30 साल से लोकेश जी को जानता हूँ जो इस तरह के स्वरोजगार के कार्यक्रम करते हैं, लोगों को स्वरोजगार में लगा रखे हैं। विधानसभा अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अगर ये बोलते हैं कि 25-30 साल से लोकेश कावड़िया को जानता हूँ और वो राजनीति नहीं, सेवा को राजनीति के रूप में काम करके ये काम करते हैं, तो ये इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। यही नहीं, कांग्रेस के लोग भी मुझे बोलते हैं कि भैया आप जैसा काम करने वाला बहुत ही बिरले लोग मिलेंगे। ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है।
और हम रूटीन के अंदर ये काम चल रहा है। और निश्चित तौर पे लोकेश कांवड़े जी अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं राजनीति में? देखिए, महत्वाकांक्षा तो इच्छा होती है कि मैं भी कहीं ऐसी जगह पर रहूं जहाँ पे लाखों लोगों के लिए हित में काम कर सकूं। सेवा के रूप में हम आए हैं और सेवा ही करेंगे। अभी 42,000 लोगों को रोज़गार में लगाया है, फिर हम 42 लाख लोगों को लगा देंगे अगर ऐसी जगह चले जाएं तो निश्चित तौर पे मन में बड़ी ऐसा लगता है कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। समय का तकाजा है। जब जितना दायित्व जो मिला है तो छत्तीसगढ़ के अंदर तो कम से कम निःशक्त जन के जो कि 6.5-7 लाख है उसको अभी नया फिर से हम जो करवाएंगे, और मुझे लगता है कि 10-12 लाख लोग बाग जो दिव्यांगजन हैं उनके हित में काम करके हर किसी को इसे लायक बना देवें कि वो कंधे से कंधा, हम सबके कंधे से कंधा मिला करके काम करें, तो निश्चित तौर पे हम बहुत कुछ कर पाएंगे। यही सोच है। बाकी टिकट मिलना तो किसी एक को मिलेगा तो लड़ेंगे, जीतेंगे, और जीतने के बाद में बढ़िया से बढ़िया काम करके दिखाएंगे। ये हमारी इच्छा शक्ति है और मजसी से काम करेंगे। राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? राजनीति में नहीं आता तो निश्चित तौर पे सेवा का और व्यापार व्यवसाय करता। अब व्यापार व्यवसाय से बच्चे लोगों ने मुक्त कर रखा है, कुछ नहीं करना, आप तो सिर्फ सेवा का काम करो, इसलिए सेवा के क्षेत्र में लगे हुए हैं। छाती पे बांध के कुछ भी नहीं ले जाना है, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े चर्चा में शामिल हुए, अपना अनुभव शेयर किया और क्या कुछ करने वाले अपने विभाग में संक्षेप में बताया। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं निश्चित तौर पे ये बताना चाहता हूँ कि सभी दिव्यांग लोग एक मंच पर आएँ। सभी सक्षम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के जो CSR फंड वगैरह देते हैं वो इस कार्य के लिए देवें, ताकि हम बेहतर से बेहतर कर सकें। हमने ऐसे मशीनें भी ली हैं छोटी छोटी, और उस मशीनों के माध्यम से दिव्यांग लोगों को सिखा रहे हैं कि वो अपना खुद का प्रोडक्ट कैसे बनाएं और उसको कैसे बेचें, ताकि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। और प्रयास यही रहे कि वो भी इनकम टैक्स पेई बने और समाज के अंदर एक मैसेज देवे। यही हमारी सोच है।